अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं फरहान यूसुफ और आप तमाम स्टूडेंट्स को मोस्ट वेलकम करूंगा आज के इस लेक्चर में। एक चीज़ आपको बता दूं क्योंकि मैं कमेंट्स यहाँ पढ़ रहा था कि आप लोग समझ रहे हैं कि शायद सर अहमद लेट हो चुके हैं, तो मैं इसलिए आप लोगों के लिए क्लास ले रहा हूँ इस वक्त। ऐसा नहीं है। अब से ऑनवर्ड आप लोगों की क्लास जो है मेरे साथ ही हुआ करेगी सुबह अर्ली मॉर्निंग में, क्योंकि मैंने सोचा कि यार जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनको सुबह सुबह तंग किया जाए। सो सुबह सुबह तंग करने के लिए मैं हर दिन आप लोगों के लिए आया करूँगा और हर दिन आप लोगों को इसी वक्त आके तंग किया करूँगा। सर की सेहत ठीक लग रही है समहाउ। भाई जाहिर सी बात है यार, मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ तो इट मीन्स के समहाउ मेरी सेहत ठीक ही होगी, तो मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ। अच्छा जी, चलें भाई, अब चैट पे नहीं फोकस करूँगा क्योंकि टाइम हमारा ऑलरेडी 6 मिनट हमारे जो हैं वो जा चुके हैं। सो उसको यूटिलाइज करना है, जितना कम हो सके हम बात करेंगे। आते हैं अपने लेक्चर की तरफ। अच्छा देखो, लास्ट टाइम हमने क्या किया था? अभी लास्ट टाइम हमने केसी के हवाले से जो कुछ भी इंफॉर्मेशन थी, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है, ठीक है, इसके हवाले से उसकी डेरिवेशन हो या फिर उसके यूनिट्स हो, या फिर हम कहते हैं कि ली चैटलियर प्रिंसिपल, जिसमें कि हम कहते हैं केसी वैल्यू पे उसका इफेक्ट किसी एक जो है आउटर कहते हैं ना भाई, आउटर पैरामीटर्स कंडीशंस जो हैं, ठीक है, उनका इफेक्ट केसी या इक्विलिब्रियम पे होता है या नहीं होता, कैसे होता है, कैसे रिएक्शन रिएक्ट करता है, ठीक है, उसके अगेंस्ट। तो ये तमाम चीजें हम अंडरस्टैंड कर चुके हैं। आज हमने क्या करना है, लास्ट बात कर लेते हैं भी उस हवाले से, ठीक है। एक और बात मैं आप लोगों से कहूंगा केसी के हवाले से, फिर हम आगे चलेंगे। अब कुछ ना जो आपका यूएचएस का सिलेबस है उसमें कुछ आप लोगों से ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आप लोगों को रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की अमाउंट्स बता दी जाए, ठीक है। रिएक्टेंट और अमाउंट जो है, ठीक है, उनके हवाले से आप लोगों को कुछ जो है मतलब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाए और आपसे कहा जाए कि आप केसी वैल्यू फाइंड आउट करें, ठीक है। सो आप जानते हैं भी, आप तो जो है सिंपल अब आप लोगों के लिए हो जाना चाहिए। आप लोगों ने इतना कुछ डिस्कस कर लिया है। फॉर एग्जांपल मैं आपसे बात करता हूं कि भी देखो हाइड्रोजन आयोडाइड है, कैसे बनता है ये हाइड्रोजन आयोडाइड, के भी हाइड्रोजन को आप रिएक्ट करवाते हो आयोडीन के साथ, ठीक है, तो ये हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड की फॉर्मेशन होती है। ये एक रिवर्सिबल टाइप ऑफ फ्रिक्शन है, ठीक है। और इस रिवर्सिबल टाइप ऑफ फ्रिक्शन की जो है बात अगर हम करते हैं तो इसमें आप केसी वैल्यू कैसे राइट करेंगे? इसके लिए केसी वैल्यू इस तरीके से राइट की जाएगी कि ऊपर आ जाएगी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट HI इनटू क्या आ जाएगा भी, इसकी पावर आ जाएगी 2, ठीक है, रेज़ टू पावर 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 मोल्स हमारे पास हैं। रिएक्टेंट के हमारे पास जो है मोल्स 1 हैं, तो हम जस्ट राइट करेंगे ये चीज, ठीक हो गया। अब यहां पर आपको अगर लेट सपोज मैं रिएक्टेंट की अमाउंट्स बता दूं और इवन के जो प्रोडक्ट है, ठीक है, उसकी अमाउंट भी आपको बता दूं, ठीक है, तो क्या आप इसके अंदर इन तमाम चीजों को पुट करते हुए केसी वैल्यू निकाल लेंगे या नहीं निकालेंगे? तो बहुत सिंपल सी यार, ये तो आप निकाल सकते हैं। आई डोंट थिंक सो कि आप लोगों को इसमें कोई प्रॉब्लम आने वाली है, ठीक है। इवन के अगर मैं केसी की वैल्यू भी प्रोवाइड कर देता हूं आपको, ठीक है, दो रिएक्टेंट की वैल्यू भी प्रोवाइड कर देता हूं, आपसे कहता हूं कि भी प्रोडक्ट की अमाउंट कैलकुलेट कर दो, तो क्या ये आपके लिए पॉसिबल है कि आप इसमें जस्ट वैल्यूज को इंसर्ट करते हुए आप प्रोडक्ट की अमाउंट कैलकुलेट कर लो? या मैं आपको केसी वैल्यू और प्रोडक्ट की वैल्यू जो है प्रोवाइड कर देता हूं और आपसे डिमांड करता हूं कि भाई आप इसमें से रेक्टेंट की या इंडिविजुअल एक रेक्टेंट की अमाउंट कैलकुलेट कर दो, तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों के लिए इसमें कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए और आप लोग जो है इसमें कोई आप लोगों को डिफिकल्टी फेस होगी। मैं आपसे पूछ लेता हूं, अगर आप चाहते हैं तो एक क्वेश्चन इसके लिए सॉल्व कर लेंगे। अगर नहीं कहते हैं कि इजी है तो फिर हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे, जिसमें हम अमोनिया प्रिपरेशन की बात करेंगे और हेबर प्रोसेस में उससे मुतालिक बड़ी इंफॉर्मेटिव बातें हैं जो मैंने आप लोगों से शेयर करनी है। बताएं जल्दी से। अच्छा, एफएलपी आप लोगों का आई थिंक हो चुका है, सैटरडे वाले दिन आप लोगों का एफएलपी हो चुका है। उसकी मैंने आंसर की अपलोड नहीं की, मुझे भी इस बारे में अंदाजा उसका है, ठीक है। मैं जरूर आप लोगों के लिए जो है वो एफएलपी अपलोड कर दूंगा, ठीक है, और उसमें आप देख लीजिएगा। यस सर, फाइन कर पाएंगे, ठीक हो गया। जल्दी से बताना आप लोगों ने कर लेंगे आप लोग ये? सर एक क्वेश्चन सॉल्व कर दें या चलें भी कर देते हैं, ठीक है। भी देखो फॉर एग्जांपल, ठीक है, अगर मेरे पास ये इक्वेशन है, ठीक है, और लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि ये जो हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड है, ठीक है, इसमें हाइड्रोजन आयोडीन जो है, लेट्स सपोज हम इसको जो है किस में ले रहे हैं, गैसियस फॉर्म के अंदर ले रहे हैं, ठीक है। लेट्स सपोज हम कहते हैं भी गैसियस फॉर्म के अंदर ले रहे हैं और प्रोडक्ट भी हमारे पास गैसियस फॉर्म में बन रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर हम हाइड्रोजन आयोडाइड की फॉर्मेशन करते हैं बाय यूजिंग द हाइड्रोजन गैस एंड आयोडीन, ठीक है, सो ये एट हाई टेंपरेचर होता है और हाई टेंपरेचर के ऊपर अगर आयोडीन सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता भी है, तो आप जानते हैं कि सॉलिड फॉर्म के अंदर आयोडीन जो है वो वोलेटाइल सब्सटेंस है, टेंपरेचर देने से वो एवेपोरेट कर जाता है, तो वो गैसियस फॉर्म के अंदर ही होगा। अब अगर आपको जो है इसकी मैं अमाउंट्स बता देता हूं, लेट्स सपोज इसकी अमाउंट मेरे पास है भी 5
सॉरी 50 टॉर, ठीक है, इसकी अमाउंट मेरे पास है 50 टॉर, और जो ये हमारे पास बन रहा है फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है, इसकी अमाउंट हमारे पास बनती है 100 टॉर, ठीक हो गया। सो लेट्स सपोज मेरे पास ये वैल्यूज है मेरे इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, पार्शियल प्रेशर आपको बताई है वैल्यूज, तो इट मींस के मेरे पास जो कांस्टेंट आएगा, ठीक है, वो केसी नहीं होगा, वो केपी होगा। और केपी के लिए आप लोग क्या कहते हैं, आप लोग ये बात जानते हैं कि केपी के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना डिफरेंस है कि यहां पर कंसंट्रेशन के बजाय क्या आ जाएंगे, कंसंट्रेशन के बजाय पार्शियल प्रेशर आ जाएगा। सो वो कैसे राइट करना है जरा वो भी देख लेते हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट विच इज HI, ठीक है, रेज टू पावर इट्स, जो भी हमारे पास इसका जो है कोएफिशिएंट होता है उसको हम ले जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से नीचे भी हम यही राइट करेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल रिएक्टेंट, इनमें आपने वैल्यूज को इंसर्ट करना है, पुट करना है। आप जरा जल्दी से इसको पुट कर लें। ऊपर आपके पास क्या आएगा भाई, आपके पास 100 टॉर है, लेकिन आप ये देख लें कि इसमें आपने पावर 2 डालनी है क्योंकि इसके नंबर ऑफ मोल्स 2 हैं, ठीक है। नीचे हमारे पास इंडिविजुअल रिएक्टेंट है, उसकी अमाउंट्स आप मेंशन कर देते हैं भी 50 इंटू 50, ठीक है, और इससे आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। और वो रिजल्ट हमारे पास क्या होगा जरा आपने जो है इस पे गौर करना है, ठीक है। देखिए जरा, अगर आप 100 का स्क्वायर लेते हैं, ठीक है, 100 का अगर आप स्क्वायर जो है वो ले लेते हैं, ठीक है, तो इट विल बिकम्स अराउंड 10,000, ठीक हो गया। और अगर आप 50 को 50 से मल्टीप्लाई करते हैं, सो इट विल गिव यू अमाउंट विच इज 2500, ठीक है। सो अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, जस्ट इसकी सिंप्लीफिकेशन के बाद आप इसका रिजल्ट गेट कर लेंगे। 25 1s are 25, 25 4s are 10,000, so its answer is 4. So KP value for this expression is 4. आपसे ये डिमांड की जाएगी कि आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, या फिर अगर वो गैसियस फॉर्म के अंदर रिएक्शन हो रहा है तो उनके इंडिविजुअल जो है वो पार्शियल प्रेशर्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। आपसे कहा जाएगा कि आप KP वैल्यू को फाइंड आउट कर दो। इसमें बताएं कोई मुश्किल आप लोगों को दरपेश आई या कुछ लग रहा है कि भी बात करने लायक कोई चीज है तो मुझसे जल्दी से आपने मुझसे पूछना है ताकि मैं आप लोगों को क्लियर करूं और फिर हम आगे चलेंगे। क्वेश्चन पूछेंगे, नहीं तो क्लियर लिखिएगा ताकि हम आगे चल सकें। जी सर, पार्शियल क्या था अभी उरीबा का क्वेश्चन, आई थिंक मेरे ख्याल से है यहां पर। पार्शियल प्रेशर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के गिवन होंगे, जाहिर सी बात है, या तो ये कि पार्शियल प्रेशर्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों गिवन होंगे ताकि आप केपी वैल्यू को फाइंड आउट कर सको। अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये हो सकता है कि फिर आपको वो रिएक्टेंट के पार्शियल प्रेशर और केपी वैल्यू प्रोवाइड करके प्रोडक्ट की निकालने कहेगा, या ये भी हो सकता है कि वो प्रोडक्ट की जो है पार्शियल प्रेशर को आपको दे दे और इसके अलावा केपी वैल्यू प्रोवाइड कर दे और आपसे कहे कि रिएक्टेंट के जो पार्शियल प्रेशर्स हैं उनको आप निकाल दें। सो ये दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। इस तरीके से आपने करना है। सर, होमोजेनस हेटेरोजेनस रिएक्शन मिक्सचर में सॉलिड का एक्टिव मास ऑलवेज 1 होता है, प्लीज बता दें। देखो मैं आपको बताऊं उस्मान, हेटेरोजेनस रिएक्शन मिक्सचर की आप बात करें तो पहले तो ये बताना चाहिए कि व्हाट इज हेटेरोजेनस रिएक्शन मिक्सचर। हेटेरोजेनस का मतलब होता है कि डिफरेंट फेजेस, ठीक है, डिफरेंट फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल स्टेट्स, ठीक है। सो हम कहते हैं कि वो मिक्सचर जिसमें के डिफरेंट कंपोनेंट्स जो हैं दे आर इन डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स, ठीक हो गया। सो मिक्सचर में सॉलिड का एक्टिव मास 1 होता है, लाजमी नहीं है, मैं आपको बता दूं लाजमी नहीं है। अगर लेट्स सपोज मैं एक जो है सॉलिड, पहली बात तो ये मैं आपको क्लियर कर दूं कि जब भी आप मिक्सचर की बात करते हैं तो मिक्सचर क्या है, मिक्सचर का मतलब होता है कि दो सब्सटेंसेस को हमने एक दूसरे से मिला दिया है, ठीक है, लेकिन हम कहते हैं कि इनमें जो मिलाने, इन जो सब्सटेंसेस को हमने मिलाया है ना, ठीक है, एक हम कहते हैं कि भी दो चीजों का मिक्सचर डेवलप किया है, ठीक है, उसमें जो दो सब्सटेंसेस हमने लिए थे वो केमिकली रिएक्ट नहीं करेंगे, वो सिर्फ फिजिकल इंटरेक्शन एक दूसरे के साथ डेवलप करेंगे। तो जहां पर इंटरेक्शंस आ गई, वहां एक्टिव मैस काम कहां से आ गया भाई? हेटेरोजेनस मिक्सचर की आप बात करें उस्मान, ये पहली बात तो ये ना, हेटेरोजेनस का तो ठीक है, लेकिन एक्टिव मैस में समझूंगा कि मैं समझता हूं कि यहां पर जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है? क्योंकि हमने केमिकली रिएक्ट तो करवाना नहीं उनसे, ठीक है। एफएलपी की डिस्कशन कब होगी हैदर? मैं आप लोगों के लिए उसका आंसर पहले अपलोड कर दूं, ठीक है, और इसके बाद फिर मैं आप लोगों से पूछूंगा कि इफ देयर इज नीड टू डिस्कस एफएलपी और आप चाहते हैं कि हम फर्दर आगे प्रोसीड तो आपसे पूछ लूंगा, ठीक है, कोई मसला नहीं है, ठीक हो गया। अच्छा, अब आप लोग कह रहे हैं कि हम आगे चलते हैं, सो इस वक्त हम पढ़ेंगे किस चीज को? इस वक्त हम हैबर प्रोसेस, जिसमें कि हम जो है अमोनिया प्रिपरेशन, सिंथेसिस ऑफ अमोनिया की बात करेंगे और उसमें देखेंगे कि भी अमोनिया प्रोडक्शन के अंदर कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिनके थ्रू हम प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। मैं आपको बताऊं कि जो अभी हमने टॉपिक पढ़ा था ना, जो ले चैटलियर प्रिंसिपल पढ़ा था, इसकी एप्लीकेशन इन इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा है, ठीक है। क्यों ज्यादा है? ज्यादा इसलिए हैं कि भाई देखो, हम ये बात जानते हैं कि इंडस्ट्रियली तौर पे हम जो भी प्रोसेस अप्लाई करते हैं, जिस प्रोसेस से भी एक फाइनल प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, ठीक है,
हम ये चाहते हैं कि हमारे पास रिएक्टेंट जो भी हम इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल कर रहे हैं वो सारे या मैक्सिमम लेवल पर जो है वो इस्तेमाल हो, एक दूसरे के साथ मिक्स होके फाइनल प्रोडक्ट बनाएं, ताकि हम ये बात कहते हैं कि हमारी कॉस्ट कम हो और उससे प्रोडक्टिविटी यानी जो हम बेनिफिट हासिल करते हैं वो प्रॉफिट ज्यादा हो। ठीक है, सो ये जितना भी हमने लीजिटलेट प्रिंसिपल पढ़ा था ये सारा एप्लीकेबल है हमारी तमाम के तमाम जितनी भी जो आप कह लें कि जो भी हम कहते हैं इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, उनमें होने वाले डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, ठीक है, इन पे डायरेक्टली अप्लाई होता है और इनके थ्रू हम मैक्सिमम लेवल पे अपनी प्रोडक्ट की अमाउंट को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है भाई, अच्छा डिस्कशन भी करा दें रमीज कह रहे हैं, चले भी कर लेते हैं सर। एक क्वेश्चन है वो वॉल्यूम 20 ठीक है जी, गैस एट एसटीपी 22.414 डीएम क्यूब आरटीपी का पता क्या होती है? आरटीपी का भी देखो, ये बेसिक तौर पे आपको मैं बता दूं, थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूं कि जहां एसटीपी होता है ये नॉट आरटीपी है, इट्स एसटीपी एंड स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन हमारे पास होती है और उस पर हम कहते हैं जब भी कोई सब्सटेंस 1 मोल जो है सब्सटेंस होता है तो वो इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा होता है। सर आंसर के साथ यूनिट आएगा या नहीं? फिजा, जहां तक इस वाले क्वेश्चन की बात थी ना, अभी हम जो डिस्कस कर रहे थे अभी रिसेंटली हमने जो सॉल्व किया है उस पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आपस में इक्वल है, सो देयर इज नो नीड टू राइट एनी यूनिट फॉर केसी, क्योंकि हम जानते हैं जब भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इक्वल हो तो इस तरह के केमिकल केसी एक्सप्रेशन के लिए यूनिट नहीं होते। ठीक हो गया? अच्छा ठीक है भाई, चले भाई आगे हम चलते हैं। इस वक्त हम अमोनिया प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं जो कि हमारे पास कौन सा प्रोसेस है? हेबर प्रोसेस है। हम हेबर प्रोसेस की बात कर रहे हैं। हेबर प्रोसेस की हम इस वक्त बात करेंगे जिसमें हम क्या करते हैं? अमोनिया प्रिपरेशन करते हैं, यानी कि हम नाइट्रोजन को और हाइड्रोजन को मिलाते हैं और इनके मिलाने से हमारे पास एक फाइनल प्रोडक्ट जो कि हम कहते हैं कि बहुत जरूरी है, NH3 2NH3 इसकी फॉर्मेशन होती है। ठीक है, ये चीज हम जो है ध्यान में रखेंगे कि ये जो प्रोसेस है, ठीक है, जो इस वक्त हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है, इनकी अगर हम बात करते हैं, इसकी जो डेल्टा H वैल्यू है, ठीक है, इट इज अराउंड -92.46, ठीक है, 92 याद रखनी है आपने, इसको एटलीस्ट आप याद रखेंगे 92.46, ठीक है जी। ये हमारे पास क्या है? ये डेल्टा H वैल्यू है और नेगेटिव साइन शो करता है कि ये प्रोसेस बेसिकली तौर पे हमारे पास क्या है? ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ये हमारे पास क्या है भाई? एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस हम कहते हैं इसको। ठीक हो गया? अब हमें देखना है और हेबर प्रोसेस हमें जस्टिफाई करता है, एक्सप्लेन करता है कि किन कंडीशंस के तहत हमारा जो प्रोडक्ट है, ठीक है, वो मैक्सिमाइज हो सकता है, यानी जिससे हम मैक्सिमम लेवल पर अपनी आउटपुट को गेट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो, अगर मैं आपसे कहता हूं कि अगर आपने अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट है, ठीक है, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को इंक्रीज करना है, ठीक है, तो फिर आप मुझे ये बताएं कि आप फिर कौन कौन सी कंडीशंस को चेंज करेंगे। ठीक है, आप देखें, आपके सामने मैंने रिएक्शन राइट कर दिया है। अगर मैं आपसे कहता हूं कि इस रिएक्शन की आउटपुट यानी कि जो हमारे पास मेन प्रोडक्ट अमोनिया है, ठीक है, अगर मैं कहता हूं आपसे कि आप इसमें यानी कौन से चेंजेस लाओगे कि जिसके थ्रू आप अमोनिया की जो प्रिपरेशन है, जो अमाउंट है, ठीक है, वो मैक्सिमाइज कर सको, मैक्सिमम लेवल पर ले जा सको, तो कौन सी कंडीशंस आपने करनी है? कौन कौन से पॉसिबल ऑप्शंस हो सकते हैं जिनके तहत आप अमाउंट ऑफ अमोनिया को बढ़ा सकते हो? मुझे जल्दी बताएं, जल्दी से, शाबाश, जल्दी से बताएं, क्योंकि हमने लीचेटलर प्रिंसिपल पढ़ा हुआ है तो आपके पास नॉलेज है किस तरीके से हम जो है प्रोडक्ट की अमाउंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। जल्दी जल्दी के कौन कौन सी कंडीशन से हम कर सकते हैं? सर प्रोडक्ट यील्ड इज प्रोपोर्शनल टू केसी वैल्यू, इट्स नॉट एग्जैक्टली, हाँ हम कह भी सकते हैं केसी वैल्यू इज ग्रेटर फॉर दोज रिएक्शंस व्हिच डेवलप मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। क्योंकि प्रोडक्ट ऊपर आता है, डिनोमिनेटर नीचे आता है, सो प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट हमारे पास होता है, प्रोडक्ट की मैक्सिमम अमाउंट होगी तो ओवरऑल केसी वैल्यू बड़ी होगी। अमोनिया सिर्फ हेबर प्रोसेस से ही फॉर्म होता है इंडस्ट्री में, एग्जैक्टली उस प्रोसेस को हम इस्तेमाल करते हैं, इसके थ्रू जो हमारे पास यील्ड है वो मैक्सिमम लेवल पर आती है। अब यहां तक आपने भी बिल्कुल डिस्कस कर लिया, मैं भी थोड़ा सा आपको क्लैरिफाई करता चलूं। पहली बात तो ये है कि जब भी आपने प्रोडक्ट की अमाउंट को मैक्सिमाइज करना हो तो उसके डिफरेंट मेथड्स हैं। सबसे पहले तो कंसंट्रेशन है, ठीक है, you need to increase the concentration of reactant in order to get the maximum value of product। ठीक है, आपने क्या करना है, रिएक्टेंट में से किसी रिएक्टेंट की अमाउंट को बढ़ा देना है, रिएक्टेंट में से किसी को नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट वाला कॉन्सेप्ट भी अप्लाई होता है। सो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करने से ही प्रोडक्ट बढ़ता है, या फिर ये हो सकता है कि जैसे जैसे हमारे पास रिएक्शन के थ्रू प्रोडक्ट
प्रोडक्ट बनता जाएगा वैसे वैसे आप रिएक्शन चैम्बर में से प्रोडक्ट को विदड्रॉ करते जाओगे। जैसे जैसे प्रोडक्ट को विदड्रॉ करोगे तो मोर एंड मोर रिएक्शन फॉरवर्ड सिंथ में जाएगा और ज्यादा से ज्यादा हमारे पास प्रोडक्ट की अमाउंट डेवलप होगी। ठीक हो गया। सो या तो ये है कि रिएक्टेंट कंसंट्रेशन को आप क्या कर दो, ठीक हो गया, ये क्लियर है आप लोगों को। और इसके साथ आप क्या कर सकते हो, देखो रिएक्शन क्या शो कर रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट 4 हैं, प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स 2 हैं। सो इसका मतलब ये होता है कि जब आप इसकी बात करते हैं तो इट मींस कि रिएक्शन यानी रिएक्टेंट्स के मिलने से जो प्रोडक्ट बन रहा है यानी रिएक्शन की कंप्लीशन जो है वो वॉल्यूम की डिक्रीजमेंट को फेवर कर रही है। किसको फेवर कर रही है भाई? वॉल्यूम की डिक्रीजमेंट जो है, ठीक है, इसको हम कहते हैं, ठीक है, ये फेवर कर रही है। और वॉल्यूम की डिक्रीजमेंट का मतलब सिंपली तौर पे क्या हुआ कि अगर आप चाहते हैं कि आप मैक्सिमम आउटपुट गेट करें इस रिएक्शन के थ्रू तो आपको करना क्या होगा कि आप फिर प्रेशर इंक्रीज करें, वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, क्योंकि वॉल्यूम की डिक्रीजमेंट ऑलरेडी फेवर कर रही है फॉरवर्ड डायरेक्शन को, तो डायरेक्शन फॉरवर्ड जाएगा। आप यहां लिख सकते हैं प्रेशर की इंक्रीजमेंट, वॉल्यूम की डिक्रीजमेंट, इट विल टेक द रिएक्शन टुवर्ड्स फॉरवर्ड। आगे समझ आप लोगों को? सर प्रोडक्ट ही तो बढ़ाना है, आप उसी को कम कर रहे हैं। देखो मैं आपको बताऊं रिबा, जैसे ही इक्विलिब्रियम डेवलप होगा, आप ये बात शायद जानते हैं कि जब इक्विलिब्रियम डेवलप हो जाता है ना, सो एट इक्विलिब्रियम स्टेज, ठीक है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशंस है, ठीक है, वो क्या हो जाती हैं, वो कांस्टेंट हो जाती हैं, वो चेंज नहीं होती। अब जब इक्विलिब्रियम डेवलप हो गया, अब इस कंडीशन में मैं अगर प्रोडक्ट की अमाउंट को विदड्रॉ कर लूंगा तो प्रोडक्ट कम हो गया, तो क्या रिएक्शन वापस नहीं जाएगा, फॉरवर्ड मूव नहीं करेगा, मोर एंड मोर रिएक्टेंट कंज्यूम नहीं होंगे, मजीद जो है प्रोडक्ट नहीं बनेगा। सो ये हमें मैक्सिमम वैल्यू प्रोवाइड करेगा, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट प्रोवाइड करेगा। और इसके साथ साथ देखो जहां तक बात इसकी है ना, इस वाले की बात है कि ये एक्सोथर्मिक है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हम जानते हैं कि जब हम एक्सोथर्मिक की बात करते हैं तो एक्सोथर्मिक के अंदर टेंपरेचर की डिक्रीजमेंट रिएक्शन को फॉरवर्ड ले जाती है। ठीक है, टेंपरेचर की डिक्रीजमेंट रिएक्शन को क्या करती है, फॉरवर्ड ले जाती है। अगर आप रिएक्शन को बढ़ाएंगे सो इस केस में हमारे पास रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा। सो इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द प्रोडक्ट वैल्यू यू नीड टू undergo these points, ठीक है, you need to focus on these points, ठीक है, आप इनके थ्रू आप अपनी प्रोडक्ट की अमाउंट को मैक्सिमाइज कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। ठीक है, यहां तक आप लोगों को क्लियर होना चाहिए क्योंकि ये बहुत बेसिक और इवन के हमने पिछले 2 लेक्चर्स में इसी पे एम्फसाइज किया था। ठीक है, अच्छा अब यहां पर एक प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम क्या है? देखो आपसे मैंने कहा कि ये प्रोसेस है एक्सोथर्मिक, मतलब आपको इसमें टेंपरेचर की डिक्रीजमेंट करना पड़ेगी ताकि प्रोडक्ट की अमाउंट को बढ़ा सको। लेकिन मैं आपको जरा ये बता दूं कि नाइट्रोजन क्या है, एक इनर्ट गैस है। ये क्या है हमारे पास, एक इनर्ट गैस है। इनर्ट गैस इसको क्यों कहते हैं, ड्यू टू नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, और ये बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है, यू रिक्वायर मच अमाउंट ऑफ एनर्जी टू ब्रेक दिस बॉन्ड। सो अगर आप टेंपरेचर को लो करते हो तो ये बॉन्ड टूटता नहीं है, और जब ये बॉन्ड नहीं टूटता तो ये कैसे हाइड्रोजन से कंबाइन होते हुए अमोनिया प्रिपेयर करेगा। सो ये प्रॉब्लम यहां पर आती है कि अगर आप टेंपरेचर को डिक्रीज करते हो इन ऑर्डर टू मेक द प्रोडक्ट मैक्सिमाइज, ठीक है, तो आप ये देखते हो कि भाई 24 घंटे हो गए, 26 घंटे हो गए, 30 घंटे हो गए, रिएक्शन ही नहीं बन रहा, मतलब रिएक्शन हो ही नहीं रहा, रिएक्टेंट अपने आप को प्रोडक्ट में कन्वर्ट ही नहीं कर रहा। सो इट मींस के यू नीड एन ऑप्टिमम टेंपरेचर कंडीशन, ठीक है, कि जिसके तहत आपको ये रिएक्शन करवाना होगा ताकि प्रोडक्ट की अमाउंट को समहाउ कुछ ना कुछ आप गेट कर सको, जिसके थ्रू आपको बेनिफिट हासिल हो सके। समझ आई? क्लियर हुआ आप लोगों को? मैंने आप लोगों से ये बात कही है कि जब हम बात करते हैं किस चीज की, भाई हम कहते हैं कि भाई हमने देखा ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, वी नीड टेंपरेचर डिक्रीजमेंट इन ऑर्डर टू मेक द रिएक्शन फॉरवर्ड। ठीक है, सो उसमें अगर हम कहते हैं टेंपरेचर की डिक्रीजमेंट हो जाती है, ठीक है, तो हम कहते हैं कि नाइट्रोजन जो है, चूंकि ये एक इनर्ट गैस है, ये हमारे पास क्या है, ये एक इनर्ट गैस है। सो इनर्ट गैस होने की वजह से ये हाइड्रोजन से इतनी जल्दी रिएक्ट नहीं करता। सो इसलिए हम टेंपरेचर की डिक्रीजमेंट से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट गेट नहीं कर सकते। वी नीड टू ऑप्टिमाइज द टेंपरेचर कंडीशंस। ये आपने मिक्स कर दिया हफ्जा, आपने इस क्वेश्चन में बहुत सी चीजें लिख के ना मिक्स कर दिया आपने, ठीक है, खुद को कंफ्यूज कर दिया आपने। ठीक है, अच्छा, सो समझ आ गई आप लोगों को?
सो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ इसके हवाले से फेवरेबल कंडीशन जो है वो आपको देखनी पड़ेंगी। आज आप मेरी सारी बातों का फरफट जवाब दे रहे हैं भाई, अभी भी गिला है या कोई मसला, यानी कि अभी भी है और रीबा कोई मसला, या वो गिला शिला। ठीक है, हमरा का क्या क्वेश्चन था, टेम्परेचर को डिक्रीज क्यों करते हैं। देखो यार हमरा, आपने उस दिन बात की थी, देखो जब भी एक्सोथर्मिक टाइप ऑफ फ्रिक्शंस हो, सो एक्सोथर्मिक टाइप ऑफ फ्रिक्शंस को मैक्सिमाइज करने के लिए, रिएक्शन को फॉरवर्ड सिंक पे ले जाने के लिए हमें टेम्परेचर डिक्रीज करना होता है ताकि मैक्सिमम जो है प्रोडक्ट बन सके। अब हम ये कह रहे हैं कि अगर हमें टेम्परेचर की डिक्रीजमेंट करना हुई प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज करने के लिए, तो कम टेम्परेचर के ऊपर इनफ एनर्जी नहीं होगी कि वो इस इनर्ट बॉन्ड को तोड़ सके, इस इनर्ट मॉलिक्यूल को रेड करवा सके विद हाइड्रोजन। सो अल्टीमेटली हमारे पास प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा। ठीक है, सो वी नीड सम ऑप्टिमम कंडीशंस, ठीक है, टू मेक द प्रोडक्ट, ठीक है, विजिबल, टू मेक द रिएक्शन विजिबल बेसिकली तौर पे। ठीक हो गया सर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के, तो टेम्परेचर होता है, ये आपने सब कुछ मिक्स कर दिया, आपने क्या कर क्या रही हो सर, पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के, तो टेम्परेचर कांस्टेंट है होता है। यार देखो ये आमना उस चीज को जो आप इस वक्त देख रही हो, जो बॉयल्स लॉ, उसको इसके साथ क्यों लगा रही हो भाई। ठीक है, बॉयल्स लॉ डायरेक्टली तौर पे इसके लिए अप्लाई क्यों कर रही हो, क्यों अप्लाई करना है हमने, हमें उसको अप्लाई नहीं करना भाई, वो कोई और कॉन्सेप्ट है। हम इस वक्त इंडस्ट्रियली तौर पे मैक्सिमम प्रोडक्ट हासिल करने के लिए और एक्शन को फॉरवर्ड ले जाने के लिए कुछ कंडीशंस देख रहे हैं। ठीक है, सो उस चीज को इससे रिलेट कतन नहीं करना आपने। ठीक हो गया। अच्छा अब लेकिन सर आप मेरी बात का जवाब नहीं देते भी। आयशा का जवाब देता हूं मैं, किसका जवाब मैं नहीं देता, मुझे नहीं समझ आती कि कोई रह जाता है। ठीक है, अच्छा अब हमें ऑप्टिमम कंडीशन मेंशन करना है। ऑप्टिमम कंडीशन हमारे पास क्या होती है, हम टेम्परेचर जो यूज करते हैं, आपको पता होना चाहिए, इसके लिए याद रहना चाहिए, इसके लिए जो हम टेम्परेचर याद जो है वो यूटिलाइज करते हैं, इट्स अराउंड, टेम्परेचर जो हमारे पास होता है वो होता है अराउंड 673 के, जो कि 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के इक्वल होता है, अराउंड इसके होता है। ठीक हो गया। और इसके साथ साथ हम प्रेशर की बात करते हैं, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि यू नीड टू इंक्रीज प्रेशर इन ऑर्डर टू डिक्रीज वॉल्यूम टू मेक द मेन मोर एंड मोर प्रोडक्ट। ठीक हो गया। सो हम यहां पे क्या करते हैं भी, हम यहां पर 200 यानी अच्छा खासा प्रेशर है ये, 200 टू 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, ये अप्लाई करते हैं इस चीज को मैक्सिमाइज करने के लिए, प्रोडक्ट की अमाउंट को बढ़ाने के लिए। ठीक हो गया। और हम ये बात जानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ इन रिएक्शन कंडीशंस के तहत तो ये रिएक्शन होने नहीं वाला, क्योंकि ये नाइट्रोजन जो है एक इनर्ट सब्सटेंस है। सो वी नीड सम टाइप ऑफ कैटलिस्ट एज वेल। ठीक है, सो इसके लिए हम किस टाइप का कैटलिस्ट यूज करते हैं, कौन सा कैटलिस्ट यूज करते हैं, ये भी हमें पता होना चाहिए। हम जो कैटलिस्ट इस्तेमाल कर रहे होते हैं ना इसके लिए, ठीक है, वो बेसिकली तौर पे हमारे पास आयरन के कुछ पीसेस हैं, ठीक है, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं किसके साथ भी, मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ, ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ, और इसके अलावा सिलिकॉन ऑक्साइड के साथ। ठीक है जी, आयरन पीसेस, इसके अलावा हम कहते हैं भी मैग्नीशियम ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। ठीक है, इन तमाम का इस्तेमाल करते हैं एज अ कैटलिस्ट, ठीक है, टू मेक दिस रिएक्शन विजिबल एंड टू मेक द प्रोडक्ट इन मैक्सिमम क्वांटिटी। ठीक है सर, इवेंट सिर्फ आप करते, मेरा मतलब बाकी टीचर्स क्यों नहीं करते भाई, ये उनकी मर्जी है क्यों नहीं करते। ठीक है, हाँ भी क्यों नहीं करते बाकी टीचर्स इवेंट, अभी पूछ लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन जल्दी से बताएं, यहां तक क्लियर हुआ है आप लोगों को, यहां तक कोई मसला है तो जल्दी से डिस्कस करें, नहीं तो हम आगे चलेंगे। जल्दी से बताना आप लोगों ने। मैंने एमसीक्यू कल हल किया था, उसमें एन नेचुरल गैस था। अच्छा भाई यहां तक बताएं आपको समझ आ चुकी है, ताकि हम आगे चल सकें यार, कुछ नेक्स्ट स्टेप पे जा सकें, एक ही पे पड़े हुए हम। ठीक है, जल्दी से बताओ, समझ आ गया आप लोगों को। चलिए जबरदस्त हो गया भाई। नाइट्रोजन नहीं लिए भाई हमने, हाइड्रोजन वहां से जरूर लिए। ठीक है, नाइट्रोजन नहीं लिए। हाँ बिल्कुल सही कहा सारा ने। अच्छा सर, कैटलिस्ट SiO2 सेपरेट होंगे, देखो मैं आपको बताऊं कि मोस्टली इनका मिक्सचर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ये सॉलिड फॉर्म के अंदर है ना, मतलब देखो ना, आप आयरन पीसेस का इस्तेमाल कर रहे हो तो इम्बेड करते हो, इम्बेड का मतलब क्या होता है कि डालते हो उनके अंदर। ठीक है, सॉलिड फॉर्म के अंदर होते हैं, इनके अंदर आप जो है वो इंसर्ट करते हो ताकि वो मोर इफेक्टिव हो सके, मोर एंड मोर उसका जो सरफेस एरिया वो इंक्रीज कर सके। अच्छा अब आगे चलते हैं। ये थोड़ा सा मैं क्लैरिफाई आपको कर दूं कि जो इक्विलिब्रियम मिक्सचर है, ठीक है, इक्विलिब्रियम मिक्सचर फॉर दिस रिएक्शन, ठीक है, इक्विलिब्रियम मिक्सचर की हम जहां तक बात करते हैं,
इक्विलिब्रियम मिक्सचर जो है कि 35% NH3 कैरी करता है। रिएक्शन मिक्सचर यानी इक्विलिब्रियम मिक्सचर जो है इसके थ्रू जो हमारे पास है वो 35% अमोनिया कैरी करता है। इसको आपने नोट डाउन करना है अपने पास, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास और क्या हो सकता है, हाँ चले भाई, दैट्स मोर देन इनफ। चले कुछ ये कर लेते हैं। 80% जो हमारे पास प्रोडक्शन होती है ना अमोनिया की, ठीक है, 80% जो हमारे पास अमोनिया की प्रोडक्शन होती है, ठीक है, ये हम इस्तेमाल करते हैं यूज्ड फॉर फर्टिलाइजर, ठीक है। 80% हम इस्तेमाल करते हैं किस का, एज अ फर्टिलाइजर के तौर पे जो है इसका इस्तेमाल करते हैं। सर आज चैप्टर खत्म करवा दें, हम रात को तैयार करेंगे। भाई क्या तैयार करना है आपने, कल जो आप लोगों का टेस्ट है ना उसमें पूरा चैप्टर मैं नहीं दूंगा, मैं आप लोगों पे क्यों बोझ डालूं यार, ठीक है। जो हम करेंगे हम उसके मुताबिक टेस्ट लेंगे, हमें कोई इतनी ज्यादा जल्दबाजी करने की कतई जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद हम कहते हैं कि रिमेनिंग जो हमारे पास, अब ये देखो ना नाइट्रोजन की जहां तक बात है, आप तो क्वेश्चन भी यहाँ पे करे थे, इसका सोर्स हमारे पास क्या होता है, तो 13% नाइट्रोजन जो है फिक्सेशन इज डन बाय हेबर प्रोसेस, ठीक है जी। नाइट्रोजन फिक्सेशन हमारे पास जो है वो हेबर प्रोसेस के थ्रू होती है। अब मैं इसको रेज कर सकता हूं अगर आप लोग याद दें, क्योंकि हमने चलना है नेक्स्ट टुवर्ड्स लोरी ब्रॉन्स्टेड एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट, ठीक है, उससे मुतालिक हम बात करेंगे। वो बड़ा अच्छा टॉपिक है, बड़ा एक्सटेंसिव टॉपिक है, बड़े मजे का टॉपिक है, डिबेटेबल टॉपिक है, ठीक है जी। फ्रॉम एयर एंड हाइड्रोजन फ्रॉम नेचुरल गैस, उस्मान सर आप, अच्छा जी, थैंक यू सो मच। भाई मैं इसको क्लियर कर रहा हूं है। सो हम लोरी ब्रॉन्स्टेड एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं और उससे मुतालिक कुछ चीजें देख लेते हैं। लोरी ब्रॉन्स्टेड सर 35 में से 80% तो फॉर फर्टिलाइजर, ये 35% बेसिक तौर पे इक्विलिब्रियम मिक्सचर का के अंदर मौजूद अमोनिया है, ठीक है, जिसको हम बाद में क्या करते हैं, जिसको हम बाद में एक्सट्रैक्ट करते हैं, प्योरीफाई करते हैं, और उस प्योरीफाइड फॉर्म में जो अमोनिया था उसका 80% मैंने कहा था। मैं आपको बता देता हूं, चैप्टर होगा टेस्ट में, मैं बता दूंगा आपको ना, लास्ट में जाते हुए मैं हमरा बता दूंगा कि कल का जो हमारा टेस्ट होगा उसमें कितने % इस चैप्टर का आएगा या कहां तक आएगा, ठीक हो गया। अच्छा, सो लोरी ब्रॉन्स्टेड एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट की बात करनी है। लोरी ब्रॉन्स्टेड एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट, देखो इसमें होता क्या है, ये बहुत सिंपल सा एक टॉपिक है, ठीक है। लोरी ब्रॉन्स्टेड एसिड एंड बेस की जहां तक बात है ना, तो इसमें हम कहते हैं अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है, एसिड्स आर दोज स्पीशीज which can donate proton H positive ion, ठीक है, and bases are those species which can accept that particular proton, ठीक है, जो कि H positive ion को accept कर सकेगा। ये बात समझने वाली नहीं है। इस पे जब हम conjugate acid and base कॉन्सेप्ट की बात करेंगे ना, तो वो मेन बात है जो समझने वाली है, जिससे रिलेटेड एमसीक्यूज भी हमारे आते हैं, ठीक है। एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं, उसके थ्रू मैं आप लोगों को ये तमाम चीजें समझाऊंगा। फॉर एग्जांपल बहुत सिंपल सी जो है एग्जांपल हम ले लेते हैं, HCl की हम बात कर लेते हैं। HCl को हम रिएक्ट करवाते हैं इन विद H2O, ठीक है, वाटर के साथ हम इसको जो है रिएक्ट करवाते हैं, ठीक है, और इसके थ्रू हमारे पास बनता है Cl नेगेटिव एंड H3O पॉजिटिव बनेगा, ठीक हो गया। अब अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट हम क्या कहेंगे भाई, हम ये बात कहते हैं कि ये हमारे पास एसिड है, वाई क्योंकि ये H पॉजिटिव आयन डोनेट कर रहा है, वाटर चूंकि H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट कर रहा है, तो इट इज सिंपली बेस, ठीक है जी, ये एसिड होगा और ये बेस। और देखो रिएक्शन क्या है हमारे पास, इट्स अ रिवर्सिबल टाइप ऑफ रिएक्शन, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, रिवर्सिबल टाइप ऑफ रिएक्शन हमारे पास ये है, ठीक है। तो इट मींस के जो प्रोडक्ट बनेंगे वो वापस से रिकंबाइन होते हुए रिएक्टेंट में कन्वर्ट भी होंगे, ठीक है। सो अगर हम रिएक्शन की रिवर्स जाने की बात करते हैं, तो जब रिवर्स जाएगा तो फिर इस केस में हमारे पास कौन सा एसिड कौन सा बेस होगा, ये जो हमारे पास H3O पॉजिटिव है, नाउ देन इन रिवर्स रिएक्शन इट विल डोनेट H पॉजिटिव आयन, सो इट एक्ट एज कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है। और ये जो Cl नेगेटिव है ना, ठीक है, इस केस की हम जहां तक बात करते हैं तो हम ये बात कहते हैं प्रोटॉन दे रहा है
और Cl नेगेटिव प्रोटॉन की एक्सेप्टेंस करेगा, सो इट विल एक्ट एज कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, ये कॉन्जुगेट बेस होगा। ठीक है, अब यहां तक समझ आई आप लोगों को? प्लीज टेक नोटिस भी, किस बात का बताएं जल्दी से, शाबाश। किस चीज की शिकायत आ रही है? और नो क्लास क्यों नहीं शो हो रही भाई? क्यों नहीं शो हो रही? आप लोगों ने रिफ्रेश किया तब भी नहीं शो हो रही है आप लोगों को? अच्छा अच्छा, रिफ्रेश ना करें, नहीं करें, और वो तो टेस्ट रिफ्रेश करने से आएगा। ये सोचो मैं करता हूं। हाँ भाई बताओ मुझे, यहां तक क्लियर हुआ आप लोगों को? हाँ भाई यहां तक समझ आ गया है? नो सर दोबारा देखो, मानू बड़ा सिंपल सा है यार। ये देखो मैंने आपसे कहा था कि लोरी ब्रोंसिटी रेजिनेट बेस्ड कॉन्सेप्ट होता क्या है, कि इसका मतलब हम कहते हैं कि है क्या, कि भाई हमारे पास एक एसिड यानी सॉरी HCl और वाटर को हम ऐड करवा रहे हैं। सो दोज स्पीशीज व्हिच कैन डोनेट प्रोटॉन H पॉजिटिव आयन, इट विल एक्ट एज एसिड, एंड दोज स्पीशीज व्हिच एक्सेप्ट प्रोटॉन H पॉजिटिव आयन, दे विल एक्ट एज बेस। ठीक है जी, ये तो क्लियर हुआ ना? जी सर नहीं शो हो रही, मैंने भी पहले क्या था, मैंने भी पहले वाले टैब में जाके खोली है। ठीक हो गया। अच्छा दोबारा बता रहा हूं मानो, ठीक है। अब देखो जब ये रिएक्शन हो गया, ये रिवर्सिबल टाइप ऑफ रिएक्शन है, ये रिवर्स यानी फॉरवर्ड जाते हुए ये प्रोटॉन दे रहा था, इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, तो ये एसिड है, ये बेस है। इन केस ऑफ रिवर्स रिएक्शन, जब रिवर्स रिएक्शन में क्या आता है, जो प्रोडक्ट बने थे वो वापस रिकंबाइन होते हैं, इनके थ्रू हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बनता है। तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, हम कहते हैं कि भाई ये जो H3O पॉजिटिव है, ये इट विल डोनेट प्रोटॉन, ठीक है, एंड Cl नेगेटिव विल एक्सेप्ट दैट प्रोटॉन। ठीक है, सो ये एक्ट करेगा लाइक कॉन्जुगेट एसिड और ये एक्ट करेगा लाइक कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, और यहां तक समझ आ चुकी है आप लोगों को? अब आगे क्या करना है आप लोगों ने? भाई यहां पर इस वक्त स्ट्रेंथ वाकई कम होना शुरू होगी, इट्स थ्रेटनिंग। ठीक है, सो देखना है भाई। ठीक हो गया। अच्छा कॉन्जुगेट की देखो, मैंने बानूर आपसे बात की थी कि ये दो चीजें, दो स्पीशीज आपस में रिएक्ट कर रही हैं, और रिएक्ट करने का मतलब सिंपली तौर पे क्या है कि भाई ये एसिड जो है प्रोटॉन डोनेट कर रहा है और वाटर प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है, सो इट लाइक एसिड एंड बेस। ठीक है, अब जब ये रिएक्शन रिवर्स भी हो रहा है ना, भाई देखो ये दो रिएक्शन है, फॉरवर्ड भी जाता है रिवर्स भी जाता है, तो रिवर्स जाते हुए क्या होगा कि ये जो H3O पॉजिटिव है, ये वापस रिवर्स जाते हुए इस प्रोटॉन को इसको दे देगा ताकि HCl में कन्वर्ट हो जाएगी, और ये वापस H2O में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चूंकि इसने प्रोटॉन देना है तो ये कॉन्जुगेट एसिड है, इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट करना है तो ये बेस, कॉन्जुगेट बेस कहलाएगा। ठीक है, अब समझ आ चुकी है आप लोगों को? हाँ भी जल्दी से बताएं। नहीं नहीं रीच हो नहीं रही है, मसला ये है कि कुछ डेवलपमेंट हो रही थी, अभी देख लेते हैं इसको, कोई मसला नहीं है। ठीक है रीच, प्रोटॉन कौन से डोनेट होंगे? भाई देखो यार H पॉजिटिव आयन को हम प्रोटॉन कहते हैं, सो वो डोनेट होगा। क्लियर हो चुका है। अब यहां पर जो चीज आपने जहन में रखनी ना, ठीक है, जो चीज आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है, वो क्या पता होना चाहिए भी आप लोगों को? देखो थोड़ा सा आपको ये भी पता होना चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल हम बात अभी इसकी कर रहे हैं, ठीक है, इससे मुतालिक मैंने आप लोगों से डिस्कस कर लिया है। ठीक है, सो आप लोगों को KA और KB के हवाले से जरूर पता होना चाहिए। ठीक है, KA और KB के हवाले से जरूर पता होना चाहिए। KA का मतलब सिंपली तौर पे क्या होता है? KA मींस, यानी इसको लिख लेते हैं यहां पे, कि A का मतलब होता है एसिड, हम कहते हैं भी आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। ठीक है, KA का मतलब होता है आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। ठीक है, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। ठीक है, और हमारे पास KA तो ये आ गया, KB हमारे पास क्या होगा? आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस, KB कहलाते हैं। ठीक हो गया, KA और KB के बारे में पता होना चाहिए आप लोगों को। यानी देखो जब आप लोग बात करते हो किस चीज की भी, एसिड की बात करते हो, सो इट कैन डोनेट प्रोटॉन। ठीक है, इस चैप्टर की वर्कशीट नहीं दी मैंने अभी तक वैसे आपको, क्योंकि अभी हमने कल तो इसको स्टार्ट किया था ना, कल आई थिंक मेरे ख्याल से हमने, यानी कि 2 लेक्चर्स इसके ऊपर हुए, 2 नहीं 3 हो गए। ठीक है, सो आज इंशाल्लाह इस पे हम वर्कशीट करेंगे, और मैं आप लोगों के लिए अपलोड भी कर दूंगा, आप लोगों को नोटिफाई भी कर दूंगा। ठीक है, बेफिक्र रहो। अच्छा, सो मैं आपसे कह रहा था कि एसिड्स आर दोज स्पीशीज व्हिच कैन डोनेट प्रोटॉन। ठीक है,
और जाहिर सी बात है एक जो हमारे पास एसिड है, ठीक है, उसमें आयनाइजेशन होगी, वो आयन में कन्वर्ट होगा, तभी तो वो रिएक्ट करेगा विद अदर बेस स्पीशी, ठीक है, नहीं बेस का रिएक्ट करेगा और अपने आप को फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। सो समहाउ एसिड की आयनाइजेशन होती है, ठीक है, और उस आयनाइजेशन के हवाले से जो हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू होती है इसको हम कहते हैं ये, ठीक है। और इस तरीके से हम कहते हैं कि हमारे पास जाहिर सी बात है जब बेस जो है रिएक्ट करता है विद एसिड, ठीक है, तो समहाउ वो भी आयनाइज होता है। देखिए आपने ये देखा कि वाटर एक्ट कर रहा था लाइक बेस, ठीक है, लेकिन ये भी आयनाइज हुआ ना, आयन में कन्वर्ट हुआ। सो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो कांस्टेंट वैल्यू होती है इसको हम केबी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है और वो क्या है कि के ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है के बी के साथ। इस पे हमारी बात चलेगी, ठीक है, इस पे हमें जरूर देखना है, ठीक है। के ए के बी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, यानी हम समहाउ ये कह सकते हैं कॉन्जुगेट एसिड ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, कॉन्जुगेट एसिड ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बेस इज रिलेटिवली वीक एंड कॉन्जुगेट बेस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इज रिलेटिवली वीक। मैं यहाँ राइट करूंगा क्योंकि ये डिफिकल्ट है वर्बली समझाना या आप लोगों के समझ आना, ठीक है। एक पॉइंट राइट करूंगा, उसको जस्टिफाई जरा थोड़ा सा करूंगा, ठीक है। ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है जी। कॉन्जुगेट बेस ऑफ वेरी वीक एसिड, अब इसका मतलब क्या होता है पहले इसको अंडरस्टैंड करेंगे फिर नेक्स्ट कोई बात करेंगे, ठीक है। कॉन्जुगेट बेस ऑफ वेरी वीक एसिड, ठीक है, इज रिलेटिवली वेरी स्ट्रॉन्ग। इसका मतलब सिंपली तौर पे क्या होता है, इसको जरा हमने देखना है कि इसका मतलब सिंपली तौर पे क्या होता है। क्लास क्यों मिस हो गया, थैंक्स गॉड सर जी, ये क्लास क्यों मिस हो गया, आप लोग आ गए वापस, हाँ जबरदस्त हो गया, भी आप लोग सारे के सारे आ चुके हैं। भाई बैकएंड पे कुछ हो गया ना, चेंज हो गया, ठीक है भाई। तो कुछ बैकएंड पे काम शाम चल रहा था, इसकी वजह से आप लोगों को कुछ होता है। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, दिस इज सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, जो कि बैकएंड पे हमारी हो रही थी, उस वजह से थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो गया होगा, ठीक है। हमने कुछ ज्यादा नहीं डिस्कस किया, थोड़ा बहुत ही डिस्कस किया है, ठीक है भाई, थोड़ा बहुत ही हमने कुछ लेके चले, हम ज्यादा नहीं चले, ठीक है। सो ये जरा देखना है आपने, के ए और के बी आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। के ए और के बी आपस में क्या होते हैं, दे आर इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर। व्हाई, इसलिए कि हम कहते हैं कि भाई देखो, अगर आपके पास एक एसिड है, ठीक है, जैसे हम उसकी बात कर रहे हैं, कॉन्जुगेट बेस ऑफ वेरी वीक एसिड, ठीक है, इज रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग। व्हाई स्ट्रॉन्ग क्यों होता है जरा देखना आपने, ठीक है, देखो जरा। बताएं माधुर सर, बात सुने, क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया। भाई एक मिनट जरा सबर कर लिया करें, हमने ये चीज डिफाइन की हुई, आप लोग हर दिन भूल जाते हैं। हमने ये चीज डिफाइन की थी कि जिस टाइम मैं कोई बात कर रहा हूं, कोई बात पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, उस वक्त आपके क्वेश्चन नहीं लेने मैंने, ठीक है। जब मैं आपसे कहूंगा क्वेश्चन करें, उस वक्त जितने मर्जी क्वेश्चन करेंगे, आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब मैं ये आपसे कह रहा था, देखो मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूं, किसी स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब क्या होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर दोज स्पीशीज, ठीक है, विच कैन डोनेट इजीली प्रोटॉन, जो कि आसानी से आयनाइज हो जाएं, जो कि आसानी से प्रोटॉन दे दें, दे आर कॉल्ड एज स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। एंड वीक एसिड्स आर दोज स्पीशीज व्हिच हैज लेस टेंडेंसी, व्हिच हैज लेस एबिलिटी टू डोनेट प्रोटॉन, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं HCl की बात करता हूं, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों है, क्योंकि ये आसानी से प्रोटॉन दे सकता है अपना बॉन्ड तोड़ के बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, ठीक है। बॉन्ड तोड़ने के बाद ये प्रोटॉन डोनेट कर सकता है, इसलिए इसको एक स्ट्रॉन्ग एसिड का नाम देते हैं, ठीक है। और अगर एक एसिड जो है वो आसानी प्रोटॉन डोनेशन ना कर सके, हम कहते हैं कि उसमें आयनाइजेशन का अमल इतना आसान ना हो, तो इस तरह का जो एसिड होगा इट्स कॉल्ड वीक एसिड। समझ आइए आप लोगों को इस टर्म की, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड की समझ आ गई आप लोगों को, जल्दी से बताना आप लोगों ने मुझे, ठीक है। अब मैं फिर से इसको दोहराता हूं ताकि हम आगे चल सकें, भी हम स्टक कर गए यहां पर, ठीक है। देखो हम ये बात कहते हैं, जैसे कि हमारे पास लेट्स सपोज एक HA एसिड है, ठीक है, हम कहते हैं कि वो एसिड्स के जो आसानी से प्रोटॉन दे सकें, जैसे हम HF की बात कर लेते हैं, यार आपको पता ही है HF एक वीक एसिड है। क्यों वीक एसिड है, क्योंकि हम कहते हैं कि भी हाइड्रोजन और फ्लोरीन के दरमियान जो बॉन्ड है ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इतनी आसानी से टूट नहीं सकता, ठीक है। सो हम कहते हैं कि इस तरह के जो एसिड्स होते हैं, ठीक है, दे आर रिलेटिवली वीक बिकॉज दे एग्जिस्ट वेरी मच स्टेबल एंड स्ट्रॉन्गर स्ट्रेंथन बॉन्ड बिटवीन द टू एटम्स, ठीक है। तो वो हमारे पास एसिड्स के जो आसानी से टूट ना सकें और टूटने के बाद प्रोटॉन ना दे सकें, H पॉजिटिव आयन ना दे सकें, ठीक है, इसको हम कहते हैं दे आर वीक एसिड्स, दे आर कॉल्ड एज वीक एसिड्स, ठीक है। और वो एसिड्स के जो आसानी टूट जाएं,
हो जाएं, प्रोटॉन डोनेट कर सकें, इस तरह के एसिड्स को हम स्ट्रॉन्ग एसिड का नाम देते हैं। दे आर कॉल्ड एज स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक हो गया सर जी। ये प्रॉब्लम जस्ट फ्यू स्टूडेंट्स के लिए थी? नहीं नहीं, वो हाँ ऐसा है बिल्कुल, यानी कि कुछ प्रॉब्लम आ जाती हैं यार थोड़ी बहुत, इसको टेक्निकल वेज है यार। कल देखा था आपने, कल इवेंट में जो हमारी क्या कहते हैं गेस्ट थी, उनके लिए भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आया था। जी जी ठीक है भाई। अच्छा, सो मैं आप लोगों से ये बात कह रहा था कि 10 मिनट रह गए हैं। अच्छा, मैं आपसे ये बात कह रहा था कि भाई वो एसिड्स के जो बासानी टूटने के बाद H पॉजिटिव आयन दे सकें, दे आर एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, एंड दोज विच कैन नॉट ब्रेक इजीली, ठीक है, प्रोटॉन ना दे सकें, दे आर कॉल्ड एज वीक एसिड। ठीक है, तो अब यहां पर इस कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करना है हमने, कॉन्जुगेट बेस ऑफ वेरी वीक एसिड। अब देखो कॉन्जुगेट बेस क्या थी, HCl प्रोटॉन देता है, ठीक है, यानी कि HCl टूटता है, उसके थ्रू प्रोटॉन डोनेट होता है, तो जब HCl प्रोटॉन दे देगा तो वो नेगेटिव एनायन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सो ये जो नेगेटिव एनायन फॉर्मेशन हुई, कॉन्जुगेट बेस है, इट्स कॉल्ड कॉन्जुगेट बेस, ये कॉन्जुगेट बेस है। ठीक हो गया। सो HCl आप तोड़ते हो, ठीक है, HCl को आप ब्रेक करते हो, सो इसके ब्रेक करने से आपके पास H पॉजिटिव आयन Cl नेगेटिव आयन बनता है। प्रोटॉन तो इसने ले लिया, ये एज अ बेस बिहेव कर रहा था, Cl नेगेटिव जो बना वो कॉन्जुगेट बेस है। अब यहां पर अप्लाई करना है ये कॉन्सेप्ट आपने। ठीक है, मैंने कहा था कि वो एसिड्स के जो बासानी ना टूट सकते हो, जो बासानी प्रोटॉन डोनेट ना कर सकते हो, ठीक है, इनको वीक एसिड्स कहते हैं। तो एक वीक एसिड क्यों होता है, क्यों एक एसिड एज अ वीक एसिड बिहेव करता है, उसकी रीजन ये है कि जब हम बात करते हैं हाइड्रोजन और ये दूसरा कोई भी स्पीशीज, यानी लेट्स सपोज हम फ्लोरीन की बात कर लेते हैं, सो इसमें ये जो बॉन्ड है ना, ये वाला बॉन्ड, ठीक है, ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है और इसके साथ साथ स्टेबल बॉन्ड है। ठीक है, तो स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड ज्यादा है, ठीक है, बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है, स्टेबल है, स्ट्रेंथन है, इसे टूटेगा नहीं, इसलिए ये एज अ वीक एसिड बिहेव करेगा। और अगर ये टूट भी जाता है, इन केस अगर मैं इसको तोड़ देता हूं, सो इससे जो H पॉजिटिव आयन और F नेगेटिव आयन बनेगा, सो ये जो हमारे पास स्पीशीज बनेगी, आयन्स बनेंगे, ठीक है, चूंकि ये स्टेबल कंपाउंड से अनस्टेबिलिटी में कन्वर्ट हुए हैं, तो ये चाहेंगे फौरन से दोबारा से रेड करना ताकि अपनी स्टेबिलिटी को रीगेन कर सकें। ठीक है, तो इनिशियल तौर पर कंपाउंड तो एक वीकर कंपाउंड था ना, जो है बॉन्ड टूटना मुश्किल था, लेकिन जैसे ही टूट गया तो टूटने के बाद ये जो इंग्रेडिएंट्स हमारे पास आयंस बने हैं, ये रिएक्टिव होंगे क्योंकि ये चाहेंगे दोबारा से अपनी स्टेबिलिटी को रीगेन करने के लिए, तो ये बहुत जल्दी से रिएक्ट करेंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि वीक एसिड्स जो होते हैं उनसे जो कॉन्जुगेट बेस बनता है, इट इज मच मोर स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू एसिड। समझ आइए आप लोगों को, समझ आइए आप लोगों को जी। रुबाब, जिस वक्त मैं कह रहा हूं कि भी आपने क्वेश्चन करना है, उस वक्त कर लिया करें ना। जल्दी से बताएं रुबाब, क्या क्वेश्चन आपका है? सर जल्दी, नाश्ता ठंडा हो रहा है भैया, वैसे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, बाद में उसको रिफ्रेश, मतलब रिफ्रेश नहीं, उसको गर्म करवा लेना। सर आपने ज्यादा ही एक्सप्लेन कर दिया, अभी करना पड़ता है ना यार, देखो क्वेश्चन इस किस्म के आ रहे हैं ना। अच्छा, HF वाला कॉन्सेप्ट बहुत मस्त है। अच्छा चलिए भी, थैंक यू सो मच। इलेक्ट्रो नेगेटिविटी डिफरेंस इज ग्रेटर लेस द रिएक्टिविटी ऑफ एन एसिड, ठीक हो गया भाई, ये भी सही है। बताएं कोई क्वेश्चन, अब बताना है भी आप लोगों ने क्वेश्चन, क्योंकि मैं क्वेश्चन की तरफ देख रहा हूं, क्योंकि मैं अभी इस पर पढ़ा चुका हूं, अब मैं आपके क्वेश्चंस के लेने के लिए यहां पे खड़ा हूं। ठीक है, अल्ट्रा क्लियर हो गया, बड़ी मेहरबानी जी सारा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अच्छा अच्छा, रिपीट क्या है, क्या कह रही थी भाई जैनब, क्या कह रही हैं जैनब, क्या कह रही हैं? सर HCl वीक कैसे हुआ भाई? HCl वीक नहीं है यार सादिया, हम वीक के लिए HF की एग्जांपल ले रहे हैं। HCl इज मच मोर स्ट्रॉन्गर एसिड, इट कैन डोनेट प्रोटॉन इजीली। भाई क्यों सबा, ऐसा क्यों है सर? इस वक्त आप कहते थे तो फिर उस वक्त सवाल लिखने में टाइम लगता है। पूरा 1 मिनट देता हूं आप लोगों को, तो 1 मिनट में तो सवाल लिख लेना चाहिए यार, आप लोग क्या करते हो? भाई नाराज क्यों होते हो यार? नाराज तो नहीं होना चाहिए आप लोगों को। देखो थोड़े बहुत रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है ना, वो हमें फॉलो करना पड़ेंगे। हम एक मुहज़्ज़िब, मतलब मुहज़्ज़िब किस्म की कौम है, ठीक है, शऊर रखने वाली ना, लाशऊर नहीं है, बाशऊर कौम है। ठीक है, सो बाशऊर कौम का मतलब क्या होता है कि वो रूल्स एंड रेगुलेशंस का जो है वो इस्तेमाल करता है, उस पर अमल करता है, एक्ट अपॉन करता है। कल यही तो मैं बता रही थी आप लोगों को भी, क्या करते हो आप लोग हैं? कामिल क्या करें, सबके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अच्छा
ने लास्ट टाइम एक दफा फिर बता देता हूं आप लोगों को ताकि हम आगे चल सकें। देखो मैंने आपसे कहा था कि वो एसिड्स के जो आसानी से ना टूट सके, ठीक है, जिनके जो है वो बॉन्ड जो स्ट्रांग होते हैं, ठीक है, वो इतनी आसानी से ना टूट सकें, दे आर वीक एसिड, ठीक है। ये वीक क्यों होते हैं? क्योंकि इनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। HF जो है ये स्टेबल कंपाउंड है, हाइड्रोजन फ्लोरीन में जो बॉन्ड है वो स्ट्रांग बॉन्ड है, ठीक हो गया। तो अब हम ये बात कहते हैं कि इस बॉन्ड को अगर हम लेट सपोज तोड़ भी देते हैं, ठीक है, क्योंकि एक वीक एसिड था, इसको हमने लेट सपोज तोड़ भी दिया, इससे हमारे पास जो आयंस बने हैं, क्योंकि ये एक स्टेबल कंडीशन से अनस्टेबिलिटी में आए हैं, तो ये चाहेंगे दोबारा से स्टेबिलिटी को रीगेन करना, ठीक है। तो जब ये स्टेबिलिटी को रीगेन करना चाहेंगे तो ये फौरन से ऐड करेंगे और एज अ स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस के तौर पे ऐड करेंगे इफ वी हैव वीक एसिड, ठीक है, इफ वी हैव रिलेटिवली वीक एसिड, ठीक हो गया। इसको आप ऑपोजिट भी कर सकते हो, कॉन्जुगेट बेस ऑफ वेरी वीक एसिड इज रिलेटिवली वेरी स्ट्रॉन्ग। इसका ऑपोजिट क्या होगा? कॉन्जुगेट बेस ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड इज रिलेटिवली वेरी वीक, ठीक है, इज रिलेटिवली वेरी वीक। इसका ऑपोजिट ये हो सकता है। सो Ka इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Kb का मतलब ही ये होता है, ठीक है, कि ये आपस में इनवर्सली रिलेटेड है। अगर एक एसिड स्ट्रॉन्ग है तो कॉन्जुगेट बेस वीक होगा, अगर एक एसिड वीक है तो उसका कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है, और अगर एक कॉन्जुगेट बेस वीक है तो उसका कॉन्जुगेट एसिड जो है सिंपल बेस, ठीक है, सिंपल बेस अगर एक वीक है तो उसका कॉन्जुगेट एसिड स्ट्रॉन्ग होगा, बेस अगर स्ट्रॉन्ग है तो कॉन्जुगेट एसिड वीक होगा। समझ आइए आप लोगों को? क्लियर लिख दीजिएगा अगर समझ आ चुकी है, ताकि मैं आप लोगों के लिए पहले टेस्ट लेकर आऊं, फिर यही बातें मैं रिटन फॉर्म में यहां रखूंगा ताकि आप लोग इसको नोट डाउन कर लें, ठीक है। मुझे यहां तक बताएं कॉन्सेप्ट समझ आ चुके हैं आप लोगों को? अगर कॉन्सेप्ट समझ आ चुका है तो आप लोगों को टेस्ट दूंगा और मैं अपनी बातें जो मैंने आप लोगों से कही हैं वो समराइज करके पॉइंट की शक्ल में व्हाइट बोर्ड पर लिख दूंगा, ताकि जब आप वापिस आए तो फिर आप इसको नोट डाउन कर लें। जल्दी से बताएं आप लोग। चलिए, आप लोगों ने टेस्ट ही शो नहीं हुआ मुझे। ओ नो भाई, क्यों नहीं हुआ? आप लोगों ने पेज रिफ्रेश किया था और पेज रिफ्रेश करके वीडियो के नीचे देखा था। अच्छा, टेस्ट तो आप लोगों का हो भी चुका है। चलें भाई, कोई मसला है तो बता दें, कोई प्रॉब्लम है तो डिस्कस कर लें और इन पॉइंट्स को भी देख लें क्योंकि इनको आपने नोट डाउन करना है, ठीक है, और उसके बाद मुझे बताना है। ये वो पॉइंट्स हैं कि जो मैंने आप लोगों को बताए थे। ओ नो मानूर, ये तो बड़ा इशू हो रहा है, आपने रिफ्रेश किया और आप लॉग आउट हो गए। ओ नो। अच्छा सर, MCQ नंबर 1, अच्छा MCQ नंबर 5, 4 आउट ऑफ 5। चले भी 1 और 5 को देखते हैं क्या मसला है उसके अंदर। 1 और 5, अच्छा MCQ नंबर 1 की स्टेटमेंट देखें। इन अ गिवन सिस्टम वाटर एंड आइस आर इन इक्विलिब्रियम इफ द प्रेशर इज अप्लाइड टू द अबव सिस्टम, ठीक है। तो फिर आप क्या होगा, देखो जरा, आपको पता होना चाहिए। यहां पर ना बड़ा मजे का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। वाटर है H2O इन लिक्विड फॉर्म और ये है इन रिवर्स विद वाटर इन सॉलिड फॉर्म विच इज आइस, ठीक है। और क्या आप जानते हैं कि इसका जो वॉल्यूम है वो 9% मोर होता है? क्या आपको ये पता है? आपने ये जहन में रखा था जब आपने जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, कि आपने ये जहन में रखा था या नहीं रखा था, ठीक है। देखो, जब हम बात करते हैं रिएक्शन के फॉरवर्ड जाने की, लेट्स सपोज में रिएक्शन के फॉरवर्ड जाने की, यानी कि आप कहते हैं कि भाई लिक्विड टू सॉलिड, यानी कि वाटर टू आइस में कन्वर्जन जब आप करते हैं तो वॉल्यूम एक्सपेंड करता है, वॉल्यूम इंक्रीज करता है, ठीक है। सो वॉल्यूम क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। रिएक्शन फेवर कर रहा है वॉल्यूम की इंक्रीजमेंट को, ठीक है। अब यहां क्या कह रहे हैं? इफ द प्रेशर अप्लाई टू द अबव सिस्टम इज, यानी प्रेशर आप अप्लाई करते हो, अप्लाई मतलब कि प्रेशर को इंक्रीज करते हो, रेज करते हो। आप ये बात जानते हो, जब आप प्रेशर को इंक्रीज करते हो वॉल्यूम डिक्रीज होता है, तो क्या वॉल्यूम की डिक्रीजमेंट इस सेक्शन को फेवर करेगी? नहीं, इसको रिवर्स ले जाएगी। सो मोर वाटर विल मेल्ट, नहीं, मोर आइस विल मेल्ट इनटू वाटर। ये बड़ी मजे की बात थी, आपने समझा नहीं इस पॉइंट को, ठीक है। 5th वन देख लेते हैं। फॉर द रिएक्शन H2 and I2 है द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। भाई यहां पर रिएक्शन पूरा नहीं है, ये कटिंग हुई भी है, रिएक्शन पूरा नहीं है, ठीक है। रिएक्शन जो था वो ये वाला था, देखा ना, मसला हो गया। H2 plus I2 and it will form 2HI, ठीक है। अब इस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आपस में इक्वल हैं, चूंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आपस में इक्वल हैं, ठीक है, तो आप सिंपल कहते हैं कि इसमें प्रेशर और वॉल्यूम वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा नहीं, ठीक है।
अब इस पे सिर्फ और सिर्फ जो चेंज जो हम कह सकते हैं कि प्रोडक्ट की अमाउंट को बढ़ा सकता है वो सिर्फ और सिर्फ है टेम्परेचर, क्योंकि आप जानते हैं कैटलिस्ट जो है, ठीक है, वो इतना इफेक्ट क्रिएट नहीं करता। सो आप लोगों ने देख लिया इसको। अब बताएं मुझे कोई इशू आप लोग फेस कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ रही हो तो मुझे बता दें ताकि हम आगे चल सकें। समझ आ गई है? ये पॉइंट्स आप लोगों ने देख लिए? 4 सना कह रही है, बिफोर भी देख लें, चलें बिफोर भी देख लेते हैं। अफशा कह रही 2 and 3, क्या मतलब समझ नहीं आई भाई, अफशा क्या कह रही हो? 4 है, स्टेटमेंट क्या है इसकी? द ऑक्सीडेशन ऑफ SO2 टू SO3 इज एक्सोथर्मिक, ठीक है। द यील्ड ऑफ SO3 विल बी मिनिमम इफ, ठीक है, अगर आप क्या करते हो, देखो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, अगर आप जो है एक्सोथर्मिक प्रोसेस की बात करते हो तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस में क्या होना चाहिए? एक्सोथर्मिक प्रोसेस एक वो प्रोसेस होता है जिसमें के अमाउंट ऑफ हीट सिस्टम से सराउंडिंग में ट्रांसफर होती है, ठीक है। तो इस तरह के जो है रिएक्शन के दौरान जो SO3 है इसकी यील्ड मिनिमम मैक्सिमम कब होगी? जो आप टेम्परेचर को कम करते हो। सो आप देख रहे हैं सेकंड ऑप्शन है टेम्परेचर इज रिड्यूस्ड एंड प्रेशर इज इंक्रीज, क्योंकि वैसे प्रेशर का इतना इफेक्ट होना नहीं चाहिए, क्योंकि हाँ होना भी चाहिए। देखो ना ये रिएक्शन है SO2 प्लस O2 एंड इट विल फॉर्म SO3, ठीक है। अब आप देखें कि रिएक्शन क्या कर रहा है, रिएक्शन की प्रोग्रेस जो है ये शो कर रही है कि ओवरऑल वॉल्यूम डिक्रीज करता है, प्रोडक्ट का वॉल्यूम कम है, रिएक्टेंट का वॉल्यूम ज्यादा है, ठीक है। तो जितना आप वॉल्यूम कम करेंगे रिएक्शन फॉरवर्ड ही जाएगा। सो प्रेशर यहां लिखा हुआ है इंक्रीज और टेम्परेचर डिक्रीज, ये इसका राइट ऑप्शन बनता है जो कि बी ऑप्शन है, ठीक है। और 2 and 3 भी जल्दी से देख लेते हैं, वैसे तो सर आ चुके हैं। इट्स टू लेंथ थी, ठीक है भाई। सो अब आपका कोई क्वेश्चन हुआ तो आप मुझसे इस तरह कीजिएगा कि मुझे ना मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। आज आप लोगों का दिन भी है, आज है नहीं कल, आई थिंक नहीं आज है कल हुआ, सो मैं आप लोगों को उसका आंसर भी कर दूंगा, ठीक है। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, कल मिलते हैं इंशाल्लाह यहां से ऑनवर्ड। हाँ कल टेस्ट की जहां तक बात है तो यहां तक यानी जो हमने पढ़ा ना ब्रॉन्स्टेड एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट पढ़ा, ठीक है, इसके इस तक आप लोगों का कल टेस्ट का हिस्सा है, ठीक है। यानी आपके जो टेस्ट है ना, ठीक है, इसका सिलेबस यहां तक है, ठीक है, यहां तक आप लोगों का टेस्ट है। यानी कल जो आप लोगों का टेस्ट होना है उसमें हमने देखेंगे क्लियर नहीं हुआ हम ना मैंने भी एक्सप्लेन किया था क्वेश्चन नंबर 1 को, वो वाला मेल्टिंग वाला, ठीक है। चलें फिर कल फिर कर दूंगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।